नमस्कार दोस्तों, NI 30 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस टाइप का होगा। इसमें होमोजीनियस टाइप से किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस टाइप का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बार बार आपके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो पहले होमोजीनियस क्या होता है, तो होमोजीनियस में जो भी यहाँ पर पोनोमियल फंक्शन होगा ना, तो उसका डिग्री सभी का सेम होगा। और नॉन होमोजीनियस में डिग्री जो होगा ना वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि होमोजीनियस क्या होगा और नॉन होमोजीनियस क्या होगा। तो होमोजेनस वाला ये लेक्चर होगा और अगले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो नॉन होमोजेनस पे बताएंगे। अब आते हैं इस पे कुछ इसके RHS के बारे में बात करते हैं। इसके LHS में तो आपको कोई ना कोई पोनोमियल फंक्शन दिया रहेगा, बट आपकी इसके RHS में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कांस्टेंट होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिक टर्म हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल पे तो ये क्वेश्चन बन ही रहा है आपको, लेकिन इस क्या कहते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म जो बनेगा उस पर हम कुछ बता देते हैं। जैसे कि आपको हम बोल सकते हैं, जैसे हो गया कि साइन 2x प्लस में 4y, इस टाइप का कोई अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट में होता है वो a होता है और y के कोफिशिएंट में जो होगा वो b होगा। ठीक उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल में भी जो e टू द पावर x रहे, तो x के कोफिशिएंट में जो होगा वो a होगा और y के कोफिशिएंट में जो होगा वो b होगा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट तो ये जो आपको पोनोमियल फंक्शन होगा उसमें एक डी रहा होगा और दूसरा डी डैश रहा होगा। अब ये डी क्या होता है, डी डैश क्या होता है, इसको हम बाद में समझ लेते हैं, पहले ये देख लीजिए। तो जो डी रहेगा उसको ए मान लेंगे और जो डी डैश रहेगा उसको बी मान लेंगे। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बात कर रहे थे हम लोग ट्रिगोमेट्रिक जो RHS में दिया रहेगा तो उसको कैसे से लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बोले थे हम, एक था यानी कि ए का वैल्यू वहाँ पर 3 था और बी का वैल्यू आपको 4 मान लिए थे, या ए का वैल्यू ऐसे समझ लीजिए, ए का वैल्यू मान लीजिए कि साइन के साथ जो एक्स कोफिशिएंट में था वो मान लीजिए 2 था और वाई के कोफिशिएंट में जो था वो 3 था। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब यहाँ पर बारी आती है इसमें किसको ए, किसको डी और किसको डी डैश मानना है। इसमें जो होता है डी और डी डैश मानना नहीं चाहिए, इसमें डी स्क्वायर बराबर माइनस में ए स्क्वायर माना जाता है और इसमें डी डैश का स्क्वायर बराबर माइनस में बी माना जाता है। आई होप ये समझ में आएगा। तो RHS को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, LHS को तो सभी का सेम ही होता है प्रोसेस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्म और आपको बता देते हैं कि ये जो फॉर्म दिया रहे इसका फॉर्म कैसे हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस, फिर डी जेड का स्क्वायर अपॉन ये, यानी कि डी डैश का अर्थ हो जाता है वाई वाला टर्म। आई होप ये डी डैश का अर्थ क्या हो जाता है, डी डैश का ये नहीं है, यानी कि डी डैश का अर्थ हो जाता है डी वाई। ये फॉर्म होता है, यानी कि डेल जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी वाई होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो डी जेड का स्क्वायर तो दे ही दिए, नीचे डी जेड का स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी डी स्क्वायर जेड होता है अपॉन में आपको डेल डी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, फिर इसका हो जाएगा, इसके पहले 2 है तो 2 दे दीजिए, उसके बाद बनेगा ये डी स्क्वायर जेड अपॉन नीचे में होगा डी एक्स और डी वाई। ठीक इस प्रकार से आगे वाला को लिखेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई का स्क्वायर। तो ये फॉर्म बनेगा इसका। ठीक, आई होप ये समझ में आएगा, चाहे उस फॉर्म में लिखा रहे चाहे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लेके, दोनों को सॉल्व एक ही प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो उस फॉर्म को पहले हम इस फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम m का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो दिया हुआ था उसके गिवन इक्वेशन मान लेंगे और ये RHS के टर्म में लिख देंगे और ये जो फॉर्म है वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म बना। अब इसको क्या करेंगे, तो एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन में डी और डी डैश के वेट में डी डैश और डी डैश के फॉर्म में लिखेंगे। तो डी डैश में तो डी को जो है ना, डी आपका m होता है और डी डैश का वैल्यू 1 होता है। तो डी डैश यानी कि कांस्टेंट हो गया और डी आपका एक कोई ना कोई वेरिएबल होगा, क्योंकि m का वैल्यू डिपेंड करता है कि ये पोनोमियल का वैल्यू क्या सब आता है। तो इसमें जो आपको दिया है पहले ये फॉर्म बना लेंगे और फिर इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने पर वो क्या बनेगा, तो वैल्यू बस f के जगह पर सॉरी डी की जगह पर m और डी डैश की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन ये बनेगा। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा m प्लस 1 और 2m माइनस 3। तो यहाँ से m का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस में 1 और m का वैल्यू मिलेगा 3/2। तो यहाँ पर तो ये भी चीज़ आ गया कि यहाँ पर दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर बात कर देते हैं, हम कुछ एक बात और बता देते हैं। CF जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये डिपेंड करता है m के वैल्यू पे। यदि m का वैल्यू सेम हो जाता है, यानी 2 टर्म तक सेम हो जाए या 3 टर्म तक सेम हो जाए, तब क्या सॉल्व करेंगे। या डिफरेंट रहेगा तो आसान है, बट अगर वो सेम होता है तब क्या करेंगे। तो सेम होता है तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए CF निकालना है 2 टर्म का,
दो टर्म सेम है तो उसके लिए फंक्शन एफ इंटू वाई प्लस एम एक्स होता है। एम एक्स प्लस करना है फिर एक्स इंटू एफ टू इंटू वाई प्लस एम एक्स। यदि मान लीजिए तीसरा टर्म भी रहता तो यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर एफ थ्री इंटू में वाई प्लस एम एक्स। ये चीज़ सब सेम होता है बट उसके एफ यानी कि यहाँ पर तो एफ कांस्टेंट था, कोई एक वन होगा और इसके एफ टू के पहले एक्स लगा देंगे। अगर तीसरा टर्म भी सेम है तो उस एफ थ्री के पहले एक्स स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से अगर तीनों टर्म सेम है तब इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि सी एफ में अगर अलग अलग वैल्यू आ रहा है एम का तब क्या करेंगे, यदि अलग अलग आ रहा है तो आपको सी एफ जो निकालते हैं वो सिंपल ही हो जाता है एफ वन इंटू वाई प्लस एम एक्स और प्लस में एफ टू इंटू वाई प्लस एम टू एक्स, यानी कि ये एम वन हो गया और ये आपका एम टू हो गया। यहाँ तक आई होप समझ में आया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, एम का वैल्यू आ गया आपको और यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना हमारा बन के ये आ गया, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर एम का वैल्यू एक -1 है, दूसरा 3/2 है। तो एम का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, यहाँ से हम एक फॉर्म बना लिए। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सी एफ आ गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमको निकालना है पार्शियल इंटीग्रल। पार्शियल इंटीग्रल कैसे निकालेंगे तो वो देखिए, यानी कि आरएचएस को सॉल्व करते हैं। पार्शियल इंटीग्रल में क्या करेंगे तो ये 1/f वो जो एफ फंक्शन में लिखे थे हम, ये फंक्शन में जो टर्म था एफ कॉमा डी डैश उस फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर एफ का इससे पहले आपका इसका वैल्यू पता था तो वो इस फॉर्म में होता है और यहाँ पर फिर सिर्फ सिंपल यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये ए है और इसके कोफिशिएंट में ये बी है, यानी कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, बी का वैल्यू मिल रहा है -1। तो यहाँ पर लिख दिए हैं एक्स का वैल्यू, एक्स के कोफिशिएंट में जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 और कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल्स टू -1, एक को डी दूसरा को डी डैश। कोई दिक्कत नहीं, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका वैल्यू पुट करते हैं। जैसे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्म इस प्रकार से बनेगा, जैसे एक डी का वैल्यू पुट कर देंगे और डी डैश का वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे में 0 बन रहा है, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया और 3 से 3 जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 0। जब डिनोमिनेटर पे 0 बने तो ऊपर में एक्स से मल्टीपल करेंगे और नीचे वाले टर्म को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो आपको हम बता दिए थी डी तो वेरी कर रहा था ना और डी डैश क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि डी डैश का वैल्यू 1 था। तो उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट जैसे करेंगे ऊपर में एक्स से मल्टीपल करेंगे और नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे में क्या था आपका 2d² था तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4d और अगला वाला था d इंटू डी डैश था, तो यहाँ से d इंटू डी डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डैश बचेगा और डी डैश का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब यहाँ पर d का वैल्यू और डी डैश का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके आपका वैल्यू कुछ इतना आएगा और फिर ये 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस वाई बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया पी आई, पार्शियल इंटीग्रल इतना आ गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन में सी एफ प्लस पी आई होता है, तो अंत में इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में होगा। अब अगले लेक्चर हमारा होगा नॉन होमोजीनियस पे, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। आई होप हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक ले जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।